चर्चा महंगाई की क्योंकि आम जन जिस खाद्य पदार्थ को खाता है, बीते 5 महीने में उसके खाने योग्य पदार्थ की कीमतों में या खाने वाले जो पदार्थ योग्य हैं, उन वस्तुओं की 99% वस्तुओं की कीमत 99% कीमतों वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। अंदाजा इससे लगाइए बीते 5 सालों में दाल औसत ₹5 महीने महँगी और तेल औसत ₹8 लीटर महँगा हो गया है। ये महँगाई आम जन के लिए इतना दायक होगी, इसको इस तरह से समझिए कि जो व्यक्ति ₹100 खर्च करके जो सामान खरीद रहा था, औसत उसे अब वो ₹105 में खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ी और उसकी एवज में खर्च अगर बढ़ने लग गए हैं, तो ये अपने आप में देश की जीडीपी के लिए नुकसानदायक होता है। महंगाई बढ़ना देश के विकास के लिए असरकारक होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात पर कि आने वाले समय में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि सालाना दर पर नोटिस किया जाता है, उसका 5 महीने में ही 4.5% के आसपास बढ़ जाना कितना असर डालेगा? आंकड़े बता रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन 18 महीने में 4.5% बढ़ी है जून 2026 में। यह जानकारी जुलाई में प्रकाशित हुई जून का डेटा था। इसी वजह से आज हमारी चर्चा में है कि असल में महंगाई कैसे नाप रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं और फाइनली किसी व्यक्ति को इससे बचने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप में से बहुत सारे लोग चूंकि बातें बाजार की चैनल पर हम हैं तो बाजार की बातों में निवेश की बातें भी होती हैं। तो असल में अगर कोई व्यक्ति जितना कमा रहा था और 5 महीने में उसकी तनख्वाह में काफी इजाफा नहीं हुआ है, तो इस महंगाई से वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाए, उसकी सेविंग्स को वो किस तरह से आगे बढ़ाए ताकि वो इस महंगाई को चुनौती दे सके। आसान भाषा में, अगर आप महंगाई के साथ-साथ अपने बचत को ब्याज के आधार पर रिटर्न नहीं पा रहे हैं, अगर बाजार जिस तरह से अभी बिहेव कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बदलने से, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतर रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो और क्या विकल्प ऐसे हो सकते हैं, जिन्हें निवेश के विकल्प में चूज़ किया जाए ताकि महंगाई को काउंटर किया जा सके। आज बैंक की इंटरेस्ट रेट्स अगर आप इन जनरल देखते हैं, तो क्या वो वाक़ई में महंगाई को काउंटर कर पा रही हैं? ये एक चर्चा का विषय बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम महंगाई की क्यों वृद्धि हो रही है, भारत में इसके क्या मायने हैं, सरकार इसके क्या तरीके अपना रही है जिससे इससे निपटा जा सके, इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं। तो 28 फरवरी से 3 अगस्त के बीच के 5 महीनों के जो डेटा हैं, उनमें पता चलता है कि जो आम जन कंज़्यूम करता है 16 मुख्य खाद्य वस्तुएँ, उनमें से 15 के दामों में वृद्धि हो गई है। चना दाल लगभग ₹4.5 किलो, अरहर दाल लगभग ₹6 किलो, उड़द दाल लगभग पौने ₹6 किलो, चीनी लगभग सवा ₹2 किलो, जबकि देश में प्रोड्यूस हो रही है। मूँग दाल ₹4.5 किलो, दूध ₹3 लीटर, सरसों के तेल में ₹7.5। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनमें से अधिकांश चीज़ें वो हैं, जो भारत में ही उत्पादित होती हैं। दालें हालाँकि हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाने से क्योंकि तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा और तेल की जब कीमतों का जो लैंडिंग हुआ, वो इस तरह से आपके सामने हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस तरह से खरीफ की बुवाई अभी हुई है, वो खरीफ की बुवाई 7% कम है और 7% कम है तो आने वाले त्योहारी सीज़न में जब माँग और बढ़ेगी, तो उससे महँगाई और बढ़ती हुई अनुमानित है। ये पूरा डेटा शीट है जिसमें औसतन 5% तक के ब्याज मतलब जो प्राइसेज़ हैं, उनमें 5 महीने के अंदर इज़ाफ़ा ऑब्ज़र्व हुआ है। तो अब विचार करिए कि 7% अगर बुवाई कम है और माँग आने वाले समय में त्योहारी सीज़न में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दीपावली इन समय पर बढ़ेगी। तो ऐसे में महँगाई को और ज़्यादा बढ़ता हुआ एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये सब कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो असल में फिर क्या है ये? महँगाई कैसे नाप रहे हैं, क्या है? तो आसान भाषा में कहें तो एक व्यक्ति अगर 1 लीटर दूध ₹60 में खरीदता था, 1 किलो चावल 50 में खरीदता था, लेकिन अब दूध 66 का हो गया और चावल जो है 55 का हो गया है। तो ये जो कीमतों में वृद्धि हो रही है ना, ₹60 के अंदर ₹6 की वृद्धि 10% का इज़ाफ़ा, ₹50 के अंदर 5% की वृद्धि 10% का इज़ाफ़ा। तो ये 10% का इज़ाफ़ा जो है, ये होना इसी प्रकार से अगर 5% का इज़ाफ़ा है, तो ये चिंता का विषय क्यों रहता है? वस्तुओं का महँगा होना चिंता का विषय क्यों रहता है? क्योंकि जब तक आपके आय के स्रोत में उसी अनुमान में वृद्धि नहीं हुई, अगर आपकी आय के साधन उसी आधार पर नहीं बढ़े, तो ये अल्टीमेटली आपके खरीदने की क्षमताओं को सीमित करता चलता है। मतलब आपने ₹100 था, ₹100 में अब तक मान लीजिए कि आप 1 लीटर दो 1.5 लीटर दूध खरीद रहे थे। अब ₹100 में आप हो सकता है सवा लीटर खरीदने लगें। अगर आपके पास 100 ही रुपए आते रहे और महँगाई बढ़ती रही, हो सकता है आप 1 ही लीटर खरीदें। तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है?
आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इतनी वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और जब वस्तुएँ मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उसका लॉन्ग रन में असर क्या पड़ रहा है? लॉन्ग रन में असर ये पड़ रहा है, गरीबी, आर्थिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ना जाने कितने तरह की चीज़ों पर दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती चली जाएगी, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था, मानसिक व्यवस्था, दिमाग सब पर असर पड़ेगा। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसा होता क्यों है? तो देखिए बहुत से कारण हैं महँगाई बढ़ने के। डिमांड बढ़ जाती है तो महँगाई बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने की लागत बढ़ गई है तो महँगाई बढ़ सकती है। अब सप्लाई बाधित हो गई है तो महँगाई बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में अभी हाल ही के अंदर गल्फ के चलते सप्लाई बाधित हुई है। कई बार इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत आ गया तो भी महँगाई बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, वेज प्राइस साइकिल चल रही होती है, जब महँगाई बढ़ती है तो कर्मचारी अधिक वेतन की माँग करने लगते हैं। तो ये एक प्रकार की तमाम फैक्टर्स, मतलब कोई एक कारण को आप ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। भविष्य में महँगाई की उम्मीद भी हो सकती है, तमाम चीज़ें, सरकार की पॉलिसीज़ भी होती हैं कई बार। सरकार खुद ब्याज दरों को बढ़ा कर के महँगाई को बढ़ाने का प्रयास करती है, घटा कर के लोगों के पास पैसा पहुँचाने का प्रयास करती है। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं। अब सवाल बनता है, तब महँगाई को नापते कैसे हैं? मतलब ये कौन है जो इस तरह की सब चीज़ें नाप रहा है? तो नापने के लिए देश के अंदर विभाग हैं। जैसे मूल्य सूचकांक जो हमारे देश के अंदर नापा जाता है, पहले तो ये तय किया जाता है कि किस साल के रेफ़रेंस में इसे नापा जाएगा। फिर ये तय किया जाता है कि होलसेल में नापा जाएगा या फिर खुदरा में नापा जाएगा। होलसेल और खुदरा क्या है? होलसेल मतलब कि आपने देख लिया कि यार 50 या 100 किलो गेहूँ एक बार में खरीदना हो, तो मंडी से 100 किलो गेहूँ पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ रहा है। वहीं वाइस वर्स वहीं थोड़ा-सा अगर डिफरेंट देखें, तो पहले 100 किलो की जगह अगर 1 किलो गेहूँ खरीदना हो, क्योंकि 1 किलो गेहूँ खरीदना मंडी में नहीं जाएँगे। तो इस तरह से 2 तरह से असर देखी जाती है कि होलसेल खरीदारों के लिए महँगाई कितनी बढ़ी और उपभोक्ता के लिए महँगाई कितनी बढ़ी। इसलिए सामान्यतः 2 मापक होते हैं। एक होता है थोक सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता के लिए महँगाई। इन चीज़ों को नापते हुए ही प्राइस इंडेक्स नापे जाते हैं। ठीक है साहब? जहाँ तक बात है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, इसमें लगभग 900 के आस-पास वस्तुएँ हैं जिनकी कीमतों को मेज़र किया जाता है। एक आधार वर्ष लेकर के मेज़र किया जाता है, जैसे 2022-23 में वो वस्तुएँ कितने की थी और अब कितने की आ रही हैं, उस आधार पर। ठीक इसी प्रकार से कंज़्यूमर के केस में भी वस्तु और सर्विसेज़ दोनों की कीमत में हुआ मूल्य इज़ाफ़ा देखा जाता है, और इनको देख कर के फिर नापा जाता है कि भई किस प्रकार से ये लैंड हो रही हैं। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों में बस खास अंतर जो सबसे बड़ा है, एक तो जब सीपीआई की आप बात कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल को लेकर बात कर रहे होते हो। होलसेल में आप माल एक साथ इकट्ठा जाता है उसकी बात कर रहे होते हो। दूसरी बड़ी बात, सीपीआई के अंदर आप सर्विसेज़ की कीमत भी नापते हैं। होलसेल में सर्विसेज़ की कीमत नहीं जान उन उनके अंदर वृद्धि नहीं नापी जाती है। ठीक है साहब? भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से ये तय करती है कि जो रिटेल प्राइसेज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस है, वो ज़्यादा ना बढ़े, उसको रोकने के लिए 4 से लेके 6% तक का एक रेंज बनाया हुआ है कि इतनी ही महँगाई बढ़नी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है कि 4 प्लस माइनस 2, यानी कि देश की महँगाई बढ़े तो 2 से लेके 6% ही बढ़े। तो क्या अभी उसी रेंज में है? है। लेकिन बीते 5 महीने में ही 4.5% बढ़ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 6% का जो हमने सोचा हुआ मतलब एरिया है, उसको क्रॉस कर जाए, इसलिए ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। ठीक है साहब? अच्छा, फिर सवाल बनता है कि साहब एक और महँगाई नापने का तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बोले तो जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी है क्या? एक देश की सीमा के भीतर पैदा की गई गुड्स और वस्तुएँ हैं जो हैं, यानी सामान और सेवाएँ जो हैं, उन सामान और सेवाओं के मूल्य में हुआ परिवर्तन, कीमतों में हुआ बदलाव। वो सॉरी, जीडीपी क्या है? सीमा रेखा के अंदर पैदा हुई जो वस्तु और सेवा हैं, उनकी कीमत। अब उनकी कीमतों में कितना अंतर आ रहा है, दैट इज़ डिफ्लेटर। मतलब अगर आपने ये देखा कि साहब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा में आपने वस्तुएँ और सर्विसेज़ उत्पादित की, मान लीजिए वो 1000 करोड़ की थी। अब 1000 करोड़ की एक नॉमिनल जीडीपी है और एक रियल है, यानी कि आधार वर्ष के साथ है और एक आज के आधार पर है। तो इन दोनों के अंदर किस प्रकार से कीमतों में वृद्धि होती है? तो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल माइनस रियल, यानी कि वो जिसको आप आज कह रहे हैं। मान लीजिए आज की कीमत के आधार पर ₹100 किलो दूध मान रखा है, 100 किलो दूध की कीमत आपने XYZ कुछ भी मान ली, और एक आधार वर्ष के आधार पर, यानी कि मान लीजिए आधार वर्ष 2020 ही चल रहा है, तो 2020 के ऊपर आपने देखा कि ₹100 लीटर दूध था नहीं साहब, उस समय ₹60 लीटर था। तो ये ₹40 का जो अंतर हुआ, ये जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर वैल्यू रखने के काम आ जाएगा। तो आधार वर्ष के आधार पर रियल निकालते हुए चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। लेकिन फिर भी इन सब में से सबसे ज़्यादा जो चर्चा आपकी और मेरे लिए रहती है, वो कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है। इसीलिए भारत सरकार आरबीआई के दम से इसी को कंट्रोल करने का या इसी को रेगुलेट करने का प्रयास करती रहती है। अब सवाल बनता है, सवाल ये बनता है, सर अगर साढ़े 4-4% 5 महीने के अंदर महँगाई बढ़ जाएगी,
तो इसको रोकने का महँगाई तो नहीं रोकने का मतलब सरकार प्रयास करेगी रोकने के तो, आप और हम इससे कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो देखिए क्या होता है ना समटाइम्स जो वस्तुएँ आप परचेज़ करने में पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो एक पार्ट है। एक और पार्ट भी है जिसका डिस्कशन होना ज़रूरी है और वो ये है कि जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं, उस निवेश के साथ-साथ अगर कुछ सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को आप अपने अकाउंट में रखा मत छोड़ दीजिए। क्यों मत रखा छोड़िए? क्योंकि कहीं न कहीं उन पर सॉइलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। सॉइलिंग इफ़ेक्ट का मतलब रखे-रखे मिट्टी हो रही हैं वो। क्यों? क्योंकि आपकी महँगाई से आपने ₹100 रखे थे पिछले साल, अगर वो 105 के आज ₹105 पिछले साल के ₹100 के बराबर हैं। तो इसका मतलब रखे-रखे आपने ₹5 का नुकसान उठा लिया है। आपकी महँगाई बढ़ रही है, आपने अकाउंट में उठा कर के पैसे को बिना किसी भी काम पर चलाए मतलब ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट के सबसे प्राथमिक नियमों में है कि आपके अकाउंट में जो पैसा है ना, वो भी काम करे जब आप काम पर ना हो। वो काम कैसे करे? या तो आप उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें या उसको बाजार में निवेश करें, एसेट्स में डालें, जहाँ भी निवेश करना है। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट ही है जो उसको काउंटर दे पाता है। इन्वेस्टमेंट में जिस तरह के बाजार के हाल हैं, तो फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि कहाँ निवेश करें? तो तमाम उपलब्ध विकल्पों में मैं आपके सामने एक एफडी का विकल्प हमेशा कई बार साझा करता हूँ, उनको फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि बाजार के अंदर महँगाई को अगर बैंक के अंदर एफडी काउंटर कर पा रही है, ब्याज के बावजूद भी और इनकम टैक्स के बावजूद भी, तो आप उसको एक अच्छे विकल्प के रूप में समयबद्ध तरीके से नोटिस कर सकते हैं। मतलब एफडी का मतलब क्या है कि भाई आपके पास में एक्स अमाउंट था, आपने कुछ समय के लिए उसको बैंक में जमा करा दिया। वो कुछ समय के अंदर ब्याज के साथ बढ़ना शुरू हुआ। अब सवाल है कि सरकार इससे कैसे निपटती है? तो सरकार जनरली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड बात है, वो भी ब्याज दरों से ही निपटती है और ब्याज दरों का तरीका वही है कि बैंक से बोलो कि कितना परसेंटेज ब्याज पर जनता को धन दे रही है या उनका पैसा कितने परसेंटेज ब्याज पर रख रही है। सरकार ने ऑलरेडी लक्ष्य सीमित कर रखा है, 2 से लेके 6% तक की महँगाई बढ़नी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को टास्क दे रखा है कि तुम मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, उसमें रेपो रेट की बैंक को कितने परसेंटेज पर आरबीआई ब्याज देगी। तो जैसे बीते समय में आरबीआई के जो मतलब जो रेपो रेट्स हैं, उनके अंदर कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब खास परिवर्तन नहीं हुआ है और इन्फ्लेशन 18 महीने के अंदर सबसे ऊपर बढ़ती चली गई है, तो आरबीआई के लिए मुसीबत ये है कि मैं कैसे लोगों तक पैसा कम से कम दामों में पहुँचाऊँ या फिर पैसा सुरक्षित उन तक ना पहुँचने दूँ। ना पहुँचने दूँ से क्या मतलब है, ज़्यादा पैसा आ गया तो कहीं डिमांड तो ज़्यादा नहीं बढ़ा देंगे। इन दोनों चीज़ों के बीच में आरबीआई की असली ऊहा-पोह चलती रहती है, जिसके चलते रेपो रेट 5.25% बनी हुई है। मतलब इस बार भी 5 अगस्त को जो मौद्रिक नीति जारी हुई, उसके अंदर भी रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उनका हर 3 महीने में समीक्षा होती है और इस बार भी उन्होंने यही सेम चीज़ मेंटेन रखी कि नहीं साहब चलने देंगे, हम लोग आरबीआई की तरफ से पहले इसको कटौती करते हुए 5.25% तक ले आए। दिसंबर 2025 से लेकर अब तक ब्याज दरों में कोई परिवर्तन आरबीआई ने नहीं किया है। एक चीज तो तय है कि आरबीआई जो इस तरह महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर नजर बना के रखी हुई है, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में चल रही है कि चलो अच्छा है एक बार के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो तेल सस्ता आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में स्थिरता के लिए तो सरकार का जो विजन है कि 6% तक जब तक नहीं बढ़ी है ना तब तक टेंशन